हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी आप बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो 20 मिनट शो हम लोग का जो सीरीज है, इसमें हम लोग आज हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हिंदी के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 20 मिनट के अंदर, ठीक है? चूँकि ये 2 क्लासेज होती है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक सुबह 7 बजे, एक शाम को 7 बजे। तो चलो सुबह हमने किया था साइंस के 20 क्वेश्चन लाइव हमने किया था सॉल्व और आज हम लोग शाम को चूँकि नेटवर्क नहीं मिलता, आप सब लोग जानते हो मैंने बोला था, तो इसलिए ये रिकॉर्डेड क्लास होने वाली है। रिकॉर्डेड और लाइव से कोई मतलब नहीं है, आपको पढ़ने से मतलब है, क्वेश्चन याद करने से मतलब है, ठीक है? एग्जाम में अच्छा मार्क लाने से मतलब है, ठीक है? तो चलो ये वीडियो आपकी काफ़ी शानदार होने वाली है, शानदार काफ़ी इसमें मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, एक-एक मैंने खुद टाइप किया हुआ है छाँट-छाँट कर। तो चलो इन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और बाकी सुबह भी आप 7 बजे सुबह ज़रूर आना क्लास में और चूँकि सुबह 7 बजे जो हम लोग लाइव किए थे क्लास, अब एक्चुअली उसको मैं लाइव नहीं करूँगा, रिकॉर्डेड ही क्लास रहेगी। लाइव इसलिए नहीं क्योंकि यार लाइव में मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है? जैसे 20 क्वेश्चन हैं तो उसमें 20 से 25 मिनट लगने चाहिए, तो सुबह मैंने देखा था कि उसमें 38 मिनट टाइम लग गया था। तो आपका टाइम वेस्ट करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है? इसलिए रिकॉर्डेड ही क्लास रहेगी। चलो शुरू करते हैं इस क्लास को, ठीक है? काफ़ी शानदार-शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। पहला ही क्वेश्चन काफ़ी शानदार सा क्वेश्चन है, ठीक है? कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। यहाँ देखो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है भाई, ठीक है? ऑप्शन दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो संस्कृति के 4 अध्याय आप लोग के रामधारी सिंह दिनकर आप लोग के ये गद्य पाठ में इनका एक चैप्टर भी है, ठीक है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और इसके गद्यांश आपको क्लियर होने चाहिए। इस बार इसके गद्यांश खूब भर-भर के आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्योंकि पिछले साल ये सिलेबस ना मतलब आपका ये चैप्टर्स आपके सिलेबस हट गया था, लेकिन इस बार जुड़ा हुआ है, ठीक है? इसलिए इससे भर-भर कर क्वेश्चन आने वाले हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ये चैप्टर जो लिखा गया है, ठीक है? चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। ओके, उसने कहा था किस विधा की रचना है, हमें ये बताना है। तो देखो उसने कहा था ना, ये कहानी विधा की रचना है और किसकी रचना है, किसकी तो अब तक नहीं पूछा है। आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि किस विधा की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जी हाँ मेरे दोस्त, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं उनके द्वारा ये लिखित कहानी विधा की रचना है, उसने कहा था। क्लियर? चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप थर्ड वाला स्क्रीन पे अपने सामने देख सकते हो। यह क्या है? थर्ड वाला क्वेश्चन है कि त्यागपत्र के लेखक का नाम है। त्यागपत्र के लेखक का नाम हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या अमृतलाल नागर या जैनेन्द्र कुमार। तो देखो त्यागपत्र ये उपन्यास विधा की रचना है और किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की। तो इसको भी आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें भी विधा नहीं पूछा जाता है, अब तक तो विधा नहीं पूछा है त्यागपत्र का, लेखक का नाम ही पूछा है, लेकिन आप याद रखना क्या दिक्कत। त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है जिसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। क्लियर? चलो भाई, तो हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के स्क्रीन के सामने है, आप लोग देख सकते हो कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। हमें ये बताना है कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है। धर्मवीर भारती हैं, जयशंकर प्रसाद है, इलास चंद्र जोशी है या फिर अज्ञेय। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। सही ऑप्शन हो जाएगा धर्मवीर भारती, ठीक है? गुनाहों के देवता नामक उपन्यास के लेखक धर्मवीर भारती हैं, ठीक है? तो इसके लिए फर्स्ट ही ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। चलो भाई फोर्थ नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग 5 नंबर देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यह कथन बेस्ड संबंधित क्वेश्चन है। यह क्या है? यहाँ पे देख सकते हो, इसमें दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए, ठीक है? हमें कथन दिया है, चार्ट है, इसमें से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। चलो इसको हम लोग देखते हैं। ये देखो, एक मिनट मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ सारी चीजें ठीक चल रही है ना। हाँ सारी चीजें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। भाई गलत है ये। ध्रुव स्वामिनी तो ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की थोड़ी रचना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा याद रखना, इनकी एक प्रसिद्ध एकांकी, ये एक प्रसिद्ध एकांकी लेखक हैं और दीपदान इनकी एक प्रसिद्ध एकांकी विधा की रचना है। तो ये पहला तो कथन गलत है।
क्या भूलू क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है? नहीं। क्या भूलू क्या याद करूं उपन्यास नहीं, बल्कि आत्मकथा विधा की रचना है। और किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की। नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलू क्या याद करूं, ये दो रचनाएं आप लोग याद रखना। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा विधा की रचना है। तो इस तरह से ये सेकंड भी मतलब गलत हो जाएगा। थर्ड वाला दिया है कि गोदान के लेखक प्रेमचंद है। सही बात है भाई, गोदान के लेखक प्रेमचंद है ही। और मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। भाई श्याम सुंदर दास नहीं बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये आपका ग वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो गया। चलो भाई, ये पांचवा क्वेश्चन रहा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार है। हमें प्रिय प्रवास के रचनाकार का नाम बताना है प्रश्नोत्तर संख्या 6 में। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हो आप लोग। मैथिली शरण गुप्त है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है और अंधारी सिंह दिनकर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ठीक है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, ठीक है, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखो, वो हो जाएगा आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, ये काफी फेमस रचना है, ये 2023 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कि क्षयवाद युग के कवि है। हमें क्षयवादी युग के कवि का नाम बताना है। नरेंद्र शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भवानी प्रसाद सिंह या गिरिजा कुमार माथुर। सही ऑप्शन आपका इसका ख वाला हो जाएगा, क्योंकि क्षयवादी युग में देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके अलावा महादेवी वर्मा, उसके अलावा जयशंकर प्रसाद, ये सब मतलब आधार स्तंभ माने जाते हैं क्षयवाद के। ठीक है, क्षयवाद को अन्य और किस नाम से जाना जाता है, तो क्षयवादी युग को प्रसाद युग के भी नाम से जाना जाता है, प्रेमचंद युग के भी नाम से जाना जाता है और शुक्ल युग के भी नाम से जाना जाता है। इन 4 नामों से जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखना। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये 7 तक क्लियर हो गया। अब देखो 7वें के बाद 8वें प्रश्न पे चलते हैं। 8वें प्रश्न पे चलने से पहले थोड़ा मैं आपको लक्ष्य बैच के बारे में बता दूं। ठीक है, देखो हमारी ऐप है, आप अब तक डाउनलोड नहीं किए हो तो कर लेना भाई। ये नाम लिख देता हूं, UPMSP स्टडी कर कर हमारी ऐप है। ठीक है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और अगर सॉल्यूशन चाहते हो कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यानी 2023 में हुआ था, 2023 के पीछे का इसलिए नहीं क्योंकि वो ओल्ड पैटर्न हो गया है, तो 2023 के, ठीक है, सारे के सारे, जैसे हिंदी का 7 पेपर हुआ था 2023 में, मतलब 7 सेटों का पूरे यूपी में, तो 7 सेटों का, मैथ के 7 सेटों का, साइंस का 7 सेटों का, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का सातों सेट का पेपर का सॉल्यूशन। और उसके अलावा जो बोर्ड ने अभी 2024 के लिए मॉडल पेपर जारी किया है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से हर एक सब्जेक्ट का 4-4, 5-5 मॉडल पेपर आपको वहां पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मात्र आपको कितने में मिल रही है जानते हो? मात्र अभी तो इसकी प्राइस 299 थी, लेकिन अभी कम कर दी गई है और 199 में अभी एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी 22 जनवरी का आप इंतजार कर लो, क्योंकि 22 जनवरी से 22 फरवरी 1 महीने आपका एग्जाम रहेगा। तो मात्र आपको 99 रुपए में इतनी चीजें मिल जाएंगी। और वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिलेगा, अच्छे से पीडीएफ में लिखा हुआ, संदर्भ अच्छे से लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ऐसे डिटेल में लिखा हुआ मिलेगा, जिससे आप पीडीएफ से सारी चीजें पढ़ लो। क्योंकि पीडीएफ से पढ़ने में टाइम कम लगेगा, वीडियो देखोगे 2-2 घंटे की, उससे अच्छा आधे घंटे में पीडीएफ से पढ़ लो। और साइड में टेस्ट भी मिलेगा हर एक पेपर सेट का, कम से कम 40 से 50 वहाँ टेस्ट आपको मिल जाएगा लक्ष्य बैच में। तो आप ज्वाइन कर सकते हो यार, 99 रुपए में मात्र इतनी चीजें मिल रहा है। और साथ ही वहाँ पे एक आपको प्राइवेट नंबर मिलेगा, जिससे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे हमारे, कभी भी हमें मैसेज करोगे रिप्लाई वहां पे जाएगा। और एग्जाम टाइम में तो कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी कि आप बस आज मिलेंगी, कल पेपर है तो आज मिलेंगी, पढ़कर चले जाओ, आपका उसी में से सेम टू सेम डिट्टू फंसेगा। ठीक है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी पे। अगर कोई भी वहां ज्वाइन करने में परेशानी हो रहा है तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर ये हम लोग का 7 था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो नहीं है हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं है उसके बारे में बताना है। क्या क्या है? युगांत, शांति गीत, निहार और दीपशिखा। अब इसमें से क्या होगा ये हमें बताना है। देखो युगांत, शांति गीत, निहार और दीपशिखा, इसमें जो ये युगांत है ना, इनकी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, बल्कि ये आपका निहार और शांति गीत और दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, ये शांति गीत, दीपशिखा
और निहार, ये तीनों की तीनों जो रचनाएं हैं ना, ये किसकी है? महादेवी वर्मा जी के हैं, लेकिन ये युगांत इनकी नहीं है, बल्कि आई थिंक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आप देख लेना। ठीक, तो जो नहीं है उसे छांटना था, तो ये फर्स्ट आप ओएमआर शीट में लगाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे आप अपने सामने देख सकते हो कि बिहारी किस युग के कवि हैं। हमें बताना है कि बिहारी लाल किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल के, रीति काल के, या फिर भक्ति काल के, या आदिकाल के। तो बिहारी भाई आपके रीतिकालीन कवि, काफी फेमस रीतिकालीन कवि हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप स्क्रीन पे सामने देख सकते हो। ठीक है, एक मिनट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है कि साकेत महाकाव्य रचना है। साकेत के लेखक कौन है भाई? तो मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, या फिर नागार्जुन। तो देखो साकेत महाकाव्य आप सब लोग जानते हो, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि हास्य रस का अस्थाई भाव। हास्य रस का सिंपल अस्थाई भाव क्या होता है? हास्य होता है। ये आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रोला छंद में चरण होते हैं। ओके, रोला छंद में कितने चरण होते हैं हमें ये बताना है मेरे भाई। तो देखो रोला छंद में आप लोग याद रखना 8 चरण होते हैं, क्लियर। और सोरठा में आपके 4 चरण होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चरण कमल बंदौ हरिराय में अलंकार है। चरण कमल बंदौ हरिराय में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आपका रूपक अलंकार। कई बार इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए करा चुका हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एक्चुअली थोड़ी ये पहली क्लास है ना इस टाइप की, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, और लैपटॉप थोड़ा दूर रखा है, तो अगले वीडियो में मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है, उपदेश शब्द में उपसर्ग है, उपदेश शब्द में उपसर्ग है, आगे लगा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि नवरत्न में समास है। नवरत्न मीन्स 9 रत्नों का समूह, यानी ये क्या है? संख्या बोधक है। ठीक है, और संख्या बोधक जो होता है उसमें कौन सा समास होता है भाई? उसमें आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, द्विगु समास। यहाँ हाइफन से मत समझना। 9 रत्न मीन्स 9 रत्नों का समूह, यहाँ पे संख्या बोधक है। जैसे यहाँ पे अगर माता पिता होता, ठीक है, तो माता पिता ये संख्या बोधक नहीं है, लेकिन बीच में हाइफन है, इसका समास विग्रह करोगे तो माता और पिता होगा, तो इसमें आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है, लेकिन इस 9 रत्न में आपका द्विगु समास हो जाएगा। केवल हाइफन से मतलब नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि कई वीडियो में बोलता हूँ कि जहाँ हाइफन रहेगा वहाँ द्वंद्व समास रहेगा। हाँ मैक्सिमम होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर में होता है। जैसे यहाँ 9 रत्न में देखो हाइफन से केवल आप मतलब द्वंद्व समास पे लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन नंबर 15 रहा, इसका द्विगु समास सही ऑप्शन होगा, इधर दिया होगा द्विगु समास। ठीक है, नवरत्न में आपका द्विगु समास हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। काफी तड़कता भड़कता शानदार सा ये भी क्वेश्चन है कि निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो नहीं है वो छांटना है। पवन, पावक, ज्वाला, हुताशन। तो देखो पावक यानी अग्नि होता है, हुताशन भी है, ज्वाला भी है, बल्कि ये पवन हवा का होता है। तो जो नहीं है उससे छांटना है, तो एमआर शीट में आपका फर्स्ट ऑप्शन आप लगाओगे। ठीक है, क्योंकि नहीं है छांटना था, तो ये पवन नहीं है, क्योंकि पवन हवा का होता है पर्यायवाची। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 17 में तद पुल्लिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप बताना है। देखो आपके एग्जाम में ना केवल सर्वनाम शब्द रूप तद और युष्मद का ही आएगा। ठीक है, बाकी जो पहले हुआ करता था जो मधु का, नदी का, वो शब्द नहीं आएगा अब आपके एग्जाम में। ठीक है, तो तद यानी तद मीन्स वह स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। तो यहाँ दे दिया पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तो चलो तस्मई दिया है आपका ऑप्शन, तान दिया है, ते दिया है, तस्य दिया है, तो आपका इसके लिए ए फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ए आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तस्मई। चलो भाई क्लियर। नहीं 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 17 तस्य नहीं होगा भाई, ये एक मिनट इसको इरेज कर लेता हूं। ये होगा, ये तस्य होगा। ठीक है, तस्मई नहीं होगा, तस्य होगा। ये घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 के बाद 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा प्रकार है इसमें हमें बताना है।
तो इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इनमें से कोई नहीं। देखो रचना के आधार पे वाक्यों के 3 प्रकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, ये निषेधवाचक, ये सारे के सारे अर्थ के आधार पे वाक्य के प्रकार हैं। तो सिर्फ इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। बाकी ये वाक्य का स्वरूप वाला चैप्टर है, नया टॉपिक जुड़ा हुआ, नया चैप्टर जुड़ा हुआ, तो इसको अच्छे से पढ़ाया हूँ, आप वीडियो जाकर चैनल पे देख सकते हो। उसके बाद देखो 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि वाच्य के भेद हैं। वाच्य के भाई 3 भेद हैं, ठीक है, 3 भेद हैं, ये आपका ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद 1 मिनट यार, 20 नंबर और अंतिम प्रश्न क्या हो गया भाई, सॉरी, चलो सब कुछ ठीक है ना, हाँ चलो। 19 के बाद ये 20 नंबर प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अव्यय पद, क्रिया विशेषण पद, संयुक्त पद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अविकारी पद को अव्यय पद के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। विकारी और अविकारी ये नया आपके मतलब नया चैप्टर जुड़ा हुआ है आपके सिलेबस में। तो ये रहे हम लोग के कितने 20 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो हम लोग का 20 मिनट शो है उसके अनुसार, ठीक है। ये 20 मिनट शो क्या है, तो रोज सुबह हम लोग का 7 बजे और शाम को 7 बजे क्लास होती है, जिसमें हम लोग 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का 20 मिनट के अंदर। 20 मिनट के अंदर मतलब कुछ आगे पीछे हो सकता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 20 मिनट, ठीक है। तो चलो बाकी आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। और उसके अलावा आप अगर हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किए हो UPMSP स्टडी, ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, आपकी स्टडी में काफी हेल्प करेगी, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।